नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। इसके तहत हमने ये योजना बनाई थी कि हम मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखी गई पुस्तकों को हिंदी सार रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जो हिंदी में लिखी गई गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें हैं उनको भी सारांश रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ संस्कृति की एक पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट कक्षा 11 जो NCERT की पुस्तक है उसका सार हिंदी अनुवाद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये पुस्तक है NCERT द्वारा प्रकाशित है और ये संस्कृति के दृष्टिकोण से, कल्चर के सिलेबस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब आप पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस पुस्तक से हूबहू कई प्रश्न एज इट इज़ पूछे गए हैं, जिनको जब हम चर्चा करेंगे तो एक एक करके बताएंगे कि कहाँ से कौन कौन से प्रश्न किस किस साल पूछे गए हैं। और भविष्य में भी इस पुस्तक को आधार बना के कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस श्रृंखला के तहत जितने भी वीडियोज़ आएँ उनको अच्छे से पढ़ें, उनको अच्छे से अध्ययन करें, उनका संक्षेप में नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज़ करें। आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए हमने अपने फेसबुक पेज पर इस पुस्तक को PDF फॉर्म में भी उपलब्ध कराया है और इस क्लास के PDF को, क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित PDF और चित्रों को हम अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने फेसबुक पेज पे उपलब्ध कराएंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और उसमें से जो PDF है उसको डाउनलोड करके उसका अध्ययन करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस पुस्तक का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस पुस्तक का नाम, जैसे कि मैंने बताया, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है। ये कक्षा 11 की फाइन आर्ट्स की पुस्तक है NCERT की। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर के कंटेंट की बात करते हैं। तो जब कंटेंट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 8 अध्याय हैं, कुल 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर्स का मैं परिचय बता देता हूँ। जो पहला चैप्टर है वह प्रागैतिहासिक शिला चित्र यानी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से संबंधित है। दूसरा जो चैप्टर है वो सिंधु कालीन कला से है, यानी इंडस वैली आर्ट से रिलेटेड है। तीसरा जो चैप्टर है वो मौर्यकालीन कला से है, यानी मॉडर्न आर्ट से है। जो चौथा जो चैप्टर है वो मौर्योत्तर कला से है, जिसके अंतर्गत पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में चर्चा मिलती है। जो 5वां चैप्टर है वो भित्ति चित्र परंपराओं से है। भित्ति चित्र परंपराओं का मतलब क्या हो गया? म्यूरल पेंटिंग्स जो दीवारों पे की जाती हैं मानव के द्वारा, वे परंपराएं हैं, भित्ति चित्र की परंपराएं, उनसे संबंधित चैप्टर हैं जिसमें विविध प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद जो छठा वाला चैप्टर है वह मंदिर स्थापत्य से संबंधित है, यानी टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके विविध प्रकार और उनके विविध उदाहरणों को इसमें समझाया गया है बहुत सरल रूप में, जिसे हम देखेंगे। इसके बाद जो 7वां जो चैप्टर है, जो चैप्टर 7 है, वह कांस्य मूर्ति कला से संबंधित है, यानी ब्रॉन्ज स्कल्पचर से रिलेटेड है। इसमें कांस्य मूर्ति कला के तहत भारत में किस तरह की परंपराएं रही, उनके उदाहरणों को बताया गया है और इसके तहत विविध प्रकार की तकनीकों के बारे में बताया गया है, जैसे कि लॉस्ट वैक टेक्निक जो होती है, लुप्त मोम प्रथा प्रणाली होता है, उसके उदाहरणों को बताया गया है। ठीक है, 7वें चैप्टर के तहत हम इसकी चर्चा करेंगे। जो 8वां जो अंतिम चैप्टर जो इस पुस्तक का है वो उसका संबंध इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से है, यानी जो मध्यकाल में हमारे सामने जो स्थापत्य उभर के आया उसके बारे में इसमें सरल रूप में परिचर्चा की गई है। तो आज का जो हमारा जो इस वाला वीडियो होगा इसमें हम चैप्टर 1 को समझने का प्रयास करेंगे और इसके तहत जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उनको हम सार संक्षेप रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस चैप्टर को पहले वर्णित करने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब संस्कृति का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको 3 रूपों में अध्ययन किया जाता है, यानी 3 हेड्स में बांट के हम उसका अध्ययन करते हैं। सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको 3 रूपों में अध्ययन किया जाता है। संस्कृति के तहत जो कला का अध्ययन किया जाता है तो इसके 3 भाग होते हैं। संस्कृति के तहत जब कला का अध्ययन किया जाता है तो इसके 3 पार्ट किए जाते हैं। पहले पार्ट को कहा जाता है वास्तुकला, इसमें क्या होता है, जब कला का अध्ययन करते हैं तो 3 तरीके के अध्ययन किया जाता है। पहली जो कला होती है उसको दृश्य कला कहा जाता है, विजुअल आर्ट, दृश्य कला। दूसरी जो कला होती है उसको कहते हैं प्रदर्शन आधारित कला, प्रदर्शन कला। और जो तीसरी कला होती है उसको कहा जाता है साहित्यिक कला। ये CCERT में दिया गया विभाजन है और इसको ब्रॉडली फॉलो किया जाता है।
जब संस्कृति के तहत कला का अध्ययन किया जाएगा तो इन 3 हेड्स के अंतर्गत किया जाएगा, दृश्य कला, प्रदर्शन कला और साहित्यिक कला। जब हम कल्चर पे क्लास को करेंगे तो इसको और ब्रॉडली बताएंगे, यहाँ पे एक परिचय रूप में आपको बताएं, एक परिचय रूप में आपको इसको समझना है, ठीक है। तो ये जो कला की जो पुस्तक है, ये आर्ट की जो पुस्तक है, उसका ज़्यादातर संबंध संस्कृति और कला के इस भाग से, यानी इसमें ज़्यादातर जो चर्चा की गई है उसका संबंध है विजुअल आर्ट से, दृश्य कला से। विजुअल आर्ट यानी दृश्य कला, विजुअल आर्ट यानी दृश्य कला से संबंधित है, और जो ये 8 चैप्टर हैं वो इसी के तहत आते हैं। जो प्रदर्शन आधारित कला है वो CCRT की पुस्तक में काफ़ी अच्छे से विस्तार से बताई गई है, तो उसके लिए हम CCRT की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। साहित्यिक कला के बारे में भी CCRT में काफ़ी अच्छा दिया है। तो आपको ये समझना है कि जब दृश्य कला से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो इस पुस्तक को टारगेट करके आ रहे हैं, इस पुस्तक से लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब दृश्य कला, आप ये बात समझ गए। अब दृश्य कला का विभाजन किस तरीके से किया जाता है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जब दृश्य कला का विभाजन किया जाता है तो इसका 3 तरीके से विभाजन किया जाता है। दृश्य कला के अंतर्गत एक आता है स्थापत्य कला, स्थापत्य या इसको वास्तुकला भी कहते हैं, आर्किटेक्चर, स्थापत्य या वास्तुकला। दूसरा जो होता भाग आता है उसको कहा जाता है चित्रकला, और जो तीसरा जो है वह आता है मूर्तिकला। मूर्तिकला यानी दृश्य कला के अंदर 3 भाग हुए, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, स्कल्पचर और चित्रकला, पेंटिंग। ये किसका भाग होता है? दृश्य कला का। तो जो ये NCERT की पुस्तक है इसमें जो 8 चैप्टर है इनका संबंध किसी न किसी रूप में इन्हीं तीनों से है। जैसे कि जो चैप्टर 1 है उसका संबंध पेंटिंग से हो गया, पेंटिंग से। चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 और 5 इसका संबंध हो गया चित्रकला से, चैप्टर 1 और 5 का, ठीक है। जो मूर्तिकला है उसका संबंध है चैप्टर 7 से, चैप्टर 7 में केवल मूर्तिकला के बारे में बताया गया, ठीक है। और जो बाकी जो चैप्टर्स हैं, शेष चैप्टर जो हैं 2, 3, 4, इसके बाद है 6 और 8, ये वाले जो चैप्टर हैं ये मुख्य रूप से स्थापत्य कला को डील करते हैं, ठीक है। जैसे सिंधु कला हो गया, मौर्य कला हो गया, मौर्योत्तर कला, इसके अंतर्गत स्थापत्य कला की मुख्य रूप से चर्चा की गई है, ठीक है। इस विभाजन को समझ लिया आपने इस बात को समझ लिया कि किस प्रकार से जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पुस्तक है मुख्य रूप से दृश्य कला को संबोधित करती है, और जो UPSC में अभी तक प्रश्न पूछे गए उसमें से अधिकांश प्रश्नों का संबंध जो है किसी न किसी रूप से इस NCERT की पुस्तक से रहा है, ठीक है। तो इस वर्गीकरण को समझने के बाद हम पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम, जैसे कि मैंने बताया, इसका नाम है प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र, या इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो इसका नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट पेंटिंग, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र, ठीक है। इसका संबंध किससे? चित्रकला से, ठीक है। अब इसको हम शुरू करते हैं, इसके मुख्य भाग को शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा जो समझने वाली और ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम किसी पुस्तक के, ये आपको नोट्स बनाने में महत्वपूर्ण होगा ये बात, जब भी आप किसी भी पुस्तक को पढ़ना शुरू करें या किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें तो आप उसको इस प्रकार से पढ़ें कि आप उस पूरी पुस्तक को या किस पूरे चैप्टर को आप कुछ फ्यू वर्ड्स में, कुछ छोटे छोटे शब्दों में समाहित कर लें। यानी उसको मैं इस तरीके से कहता हूँ, कुछ कीवर्ड्स हमेशा उसके याद रखें। तो आपको जब भी जिस्ट बनाना हो, जब भी सारांश बनाना हो, तो आप उस चैप्टर के कुछ प्रमुख कीवर्ड्स को या कुछ प्रमुख हेडिंग्स को याद रखें और उसके अंदर की कहानी को याद रखें। इससे आप क्या कर पाएंगे कि आप कुछ ही शब्दों में, कुछ ही वाक्यांशों में पूरे पुस्तक को या पूरे पुस्तक की कहानी को याद रख पाएंगे। तो यही कारण है कि मैंने आपके सहयोग के लिए, आपकी सहायता के लिए इस चैप्टर के चैप्टर 1 को यानी प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र को इन प्रमुख हेड्स में विभाजित कर दिया है,
देखिए आप किस तरीके से विभाजित किया गया है। इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं धीरे धीरे, ए बी सी डी ई, फिर उसके बाद एफ जी, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इसके अंतर्गत ही पूरा चैप्टर समाहित है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को ही केवल याद रखना है और इसके आधार पे आप पूरे चैप्टर की व्याख्या कर पाएंगे। और चाहे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप इसको याद रखते हैं और इसके अंदर की कहानी को याद रखते हैं तो आप आसानी से उस चैप्टर को उससे संबंधित प्रश्न को आसानी से हल कर पाने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब ये चैप्टर प्रारंभ होता है आप उस पीडीएफ को देखेंगे। ठीक है, हमने उस पीडीएफ को अंग्रेजी में प्रोवाइड किया क्योंकि हिंदी में भी वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आप अंग्रेजी में उसको एक बार देखिएगा और उसके बाद आप इसको भी देखिएगा तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। जब ये चैप्टर शुरू हुआ है तो उन्होंने एक कहानी कहने की कोशिश की है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की विशेषता रही है कि वे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक कहानी के माध्यम से पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने एक कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसके तहत वो बताते हैं कि जब मानव प्राग इतिहास में रहता था, यानी इतिहास के पूर्व जब रहता था, तो वह विविध प्रकार से कुछ भावनाएं अभिव्यक्त करता था, विविध प्रकार से सोचा करता था। जब वो सोचा करता था तो फिर उसके अंतर्गत उन भावनाओं को अभिव्यक्त करने की भी एक इच्छा जागृत होती थी। तो जब व्यक्ति के पास उन भावनाओं को अभिव्यक्त करने की इच्छा जागृत होती थी तो उसके लिए उन्होंने भांति भांति के प्रकार के प्रयत्न किए और उसी प्रयत्न का एक प्रमुख उदाहरण है चित्रकला। कौन सी प्रकार की चित्रकला? जो उसने दीवारों पर चित्रकला की है। ठीक है, तो आपको पहली बात क्या समझ में आ गई कि प्राक इतिहास में यानी प्री हिस्ट्री काल में मानव द्वारा अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए दीवारों का प्रयोग किया गया और उसके तहत उसने विविध प्रकार के चित्रों को बनाया है जो आज हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या निकल के आया? प्री हिस्ट्री। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया इतिहास के पूर्व। अब यहाँ पे एक वर्गीकरण छोटा सा हम बता देते हैं। इसको हम जब इतिहास का कुछ क्लासेस लेंगे तो इसमें और व्याख्या से बताएंगे और विस्तार से बताएंगे। जब आप इतिहास की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इतिहास को कई रूपों में बांटा जाता है, बट हम सरल दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में बांटेंगे। एक को कहा जाता है प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री। दूसरे को कहा जाता है आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री और तीसरे को कहा जाता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री। तो जब इतिहास की परिभाषा दी गई तो विविध प्रकार से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया। विविध इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया, बट मोटे तौर पे जो उसकी परिभाषा दी गई है वो सोर्स के आधार पे दी गई, स्रोत के आधार पे। जो इतिहास को लेखन किया जाता है, इतिहास को लिखा जाता है तो स्रोत के आधार पे लिखा जाता है। अभी स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो मोटे तौर पे 2 ही तरीके के स्रोत होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हो गया? यानी विविध प्रकार के उपकरण हो गए, हथियार हो गए, ठीक है, उपकरणों के साथ जो व्यक्ति अभिलेख वगैरह छोड़ के गए हैं वो सब पुरातत्व का भाग हो जाता है। जो हम बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं वो सब पुरातत्व का भाग हो सकता है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या हो गया? जो हमें लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो इतिहास है, इतिहास को उन्होंने स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया है और उस स्रोत को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक। ठीक है, और इसी आधार पे फिर 3 तरीके के विभाजन हो जाते हैं। जो इतिहास के पूर्व का काल है वो लिखित स्रोतों की अनुपलब्धता के आधार पे वर्गीकृत है, यानी प्राक इतिहास में हमें लिखित स्रोत नहीं मिलते। प्राक इतिहास में क्या है? लिखित स्रोत नहीं है, इसीलिए इसको प्राक इतिहास कहा जाता है, लिखित नहीं है। ठीक है, और यानी अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसमें क्या है? लिखित स्रोत हैं इतिहास काल में, ऐतिहासिक काल में, यानी एक ऐसा काल जब हमें लिखित स्रोतों की प्राप्ति होने लगती है और हम उसे पढ़ने की स्थिति में आ जाते हैं तो ऐसा काल होता है ऐतिहासिक काल यानी इतिहास का काल। अब पढ़ने की स्थिति के आधार पे ही एक और विभाजन हो जाता है जिसे कहा जाता है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के तहत क्या होता है कि लिखित स्रोत हमें मिलते हैं, लिखित स्रोत हमें मिले हैं, लिखित स्रोत हैं, लिखित स्रोत हैं, लिखित स्रोत हैं पर हम उसे पढ़ नहीं पाए। लिखित स्रोत हैं पर उसे पढ़ नहीं पाए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतिहास का 3 तरीके से विभाजन हो गया। प्राक इतिहास यानी जिसमें लिखित स्रोत नहीं है,
आद्य इतिहास लिखित स्रोत हैं किंतु उनको डेसिफर यानी पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित स्रोत हैं उनको पढ़ा भी गया है, उसके आधार पर इतिहास की रचना भी हुई है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जिस काल की बात की गई है वह काल कौन सा है, वो प्राक इतिहास का काल है, यानी प्री हिस्टोरिक फेज़ है, जिसके बारे में इन्होंने पूरी बात कही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये जो है, जो पेंटिंग्स की हम बात करेंगे, जो शिला चित्र की बात करेंगे, वह मुख्य रूप से किस चीज़ को डील करते हैं, वो प्राक ऐतिहासिक काल को डील करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, एक बात स्पष्ट हो गई। और इसके तहत उन्होंने क्या किया है कि जो भी चित्र बना है उसके तहत व्यक्ति ने मूल रूप से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, जिनको आज हम विविध रूपों में पाते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, ये तो हो गया कि प्राग इतिहास के अंतर्गत चित्रकला है, हमें प्राप्त हो गई और हम इससे कुछ चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ अभिव्यक्ति करने की या कुछ हम प्राप्त करने के प्रयास करते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे किया होगा, क्या किया होगा। ठीक है, अब इसी के साथ एक और चीज़ जो जुड़ी हुई है उसका संबंध है चित्रकला क्यों, मतलब किसी व्यक्ति ने चित्र को देखा, उसके बाद उसके मन में एक ख्याल होगा कि अरे ये चित्र क्यों बनाया गया होगा। ठीक है, तो चित्रकला क्यों, इसको लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके की बातें कही हैं। कोई बोलता है कि व्यक्ति ने अपने मनोरंजन के दृष्टिकोण से उनको बनाया होगा, कोई व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति ने उसे धार्मिक दृष्टिकोण से बनाया होगा, कोई व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति खाली बैठा था तो और अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को किसी रूप में अपने पास रखना चाहता था, तो उसने डायरी लेखन के रूप में इसको किया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं की जाती हैं। कौन कौन से तरह की व्याख्या हो सकती है, हो सकता है दैनिक जीवन के लिए उसको किया गया हो सकता है उसका संबंध विविध सांसारिक कार्यों से हो सकता है उसका कोई धार्मिक कार्य हो सकता है उसका संबंध किसी प्रकार के अंधविश्वास से हो सकता है उसका संबंध किसी प्रकार के टोना टोटका से रहा हो। तो भांति भांति प्रकार की व्याख्याएं की जाती हैं और इसके द्वारा ये कहने की कोशिश किया जाता है कि आखिर जो प्राक इतिहास काल का मानव था उसने इन चित्रों को क्यों बनाया। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस व्यक्ति में, जो प्राक इतिहास काल के लोग थे, वो पूरी तरीके से उनका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा कठिनता से युक्त नहीं था, यानी बहुत कठिनाइयों में नहीं रहते थे और वो बहुत अच्छा सा जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए वो सजावट के लिए भी उसका यूज़ करते थे। ठीक है, तो कई तरह की व्याख्याएं हो गई, सजावट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सजावट के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैनिक गतिविधि लेखन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी भांति भांति धार्मिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा टोना टोटका से रिलेटेड भी हो सकता है। तो भांति भांति प्रकार के इसमें जो है व्याख्याएं की जाती हैं कि इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। ठीक है, चित्रकला क्यों समझ में आ गया, प्राग इतिहास समझ में आ गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जो पाषाणकालीन जो है, पाषाण काल जो यानी प्राक इतिहास का काल है या पाषाण काल का काल है, उसको उन्होंने विविध प्रकार से वर्गीकृत करने की कोशिश की है। तो ये इसका वर्गीकरण आप अब अगर पाएंगे तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार का मिलता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो स्वीकृत वर्गीकरण है उसको हमने आपके सामने पेश किया है। तो जब पाषाणकालीन वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें 3 तरीके से उसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला है पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक, दूसरा है मध्य पाषाण, मेसोलिथिक, और तीसरा है नवपाषाण, नियोलिथिक। तो लिथिक का मतलब पत्थर, LITHIC, लिथिक का मतलब हो गया पत्थर, और पूरा मतलब पेलियोलिथिक, PALEO, पेलियोलिथिक, पूरा पाषाण, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण और नियोलिथिक, नवपाषाण। ठीक है, इसकी डेट्स भी आती हैं, हालांकि उनको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का वर्गीकरण इन्होंने कर दिया और इसके बाद ये बताते हैं कि भारत में जो है वो उच्च पुरापाषाण काल से लेकर वर्तमान काल तक की चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। अब ये उच्च पुरापाषाण काल क्या होता है, तो जब पाषाण काल के 3 वर्गीकरण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब जब पूरा पाषाण काल को भी की तरफ जाते हैं तो इसको हम 3 तरीके से, पूरा पाषाण को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो इसको भी 3 तरीके से वर्गीकृत करते हैं। एक होता है निम्न, एक होता है मध्य और ये एक होता है उच्च। तो इसमें इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, इसमें ये कह रहे हैं कि भारत में जो चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं
वे हमें उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त होते हैं। जब इनके तारीखों के बारे में बात की जाती है तो हालांकि तारीखों के प्रति हमें ज़्यादा आग्रह रखना नहीं है, डेट्स के प्रति ज़्यादा आग्रह रखना नहीं है, फिर भी मोटा मोटा मैं आपको वर्गीकरण बता देता हूँ, ठीक है। तो पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके तहत जो पुरापाषाण काल है उसका मोटे तौर पे, जो पुरापाषाण काल है, ये जो हमारा काल है, इसको मोटे तौर पे 20 लाख साल से 10,000 साल पूर्व तक का काल माना जाता है। 10,000 साल पूर्व, 20 लाख साल से 10,000 साल पूर्व तक के काल को पुरापाषाण के तहत गणित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर इसके 3 तरीके के विभाजन किए जाते हैं। 3 तरीके से विभाजन किए जाते हैं: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल है वह 20 लाख साल से 1 लाख साल पूर्व तक विभाजित किया जाता है। मध्य जो पुरापाषाण काल है वो 1 लाख साल से 40,000 साल पूर्व तक किया जाता है, और जो उच्च पुरापाषाण काल है वो 40,000 से 10,000 साल तक वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो कहा क्या गया है कि जो भारत में जो चित्रकला के जो अवशेष, जो शिला चित्र के जो हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं वो हमें उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त होते हैं। उच्च पुरापाषाण काल का मतलब क्या हो गया कि लगभग 40,000 साल पूर्व से हमें जो है अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो उच्च पुरापाषाण काल से लेकर अभी तक के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि कौन कौन व्यक्तियों की जो संलग्नता रही है वे चित्रकला के या शिला चित्र के क्षेत्र में रही है। तो इस संदर्भ में बताया गया है कि भारत में जो शिला चित्र की जो खोज की गई, भारत में जो शिला चित्र की जो खोज की गई है वे एक विद्वान थे जिनका नाम इसमें वर्णित है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था आर्कीबोल्ड कार्लाइल, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि 1867-68 में भारत में सबसे पहले शिला चित्र की खोज की गई आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद ये भी बताया गया है कि दुनिया में जो शिला चित्र की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले भारत में ही की गई थी। यानी ये किस तरीके से कह रहे हैं कि स्पेन में एक स्थल है जो बहुत फेमस है। स्पेन में एक स्थल है अल्टीमीरा। स्पेन का अल्टीमीरा नाम की एक जगह है जहाँ पे गुफा है, अल्टीमीरा गुफा। स्पेन की अल्टीमीरा गुफा के लगभग 12 साल पहले ही भारत में शिला चित्र की खोज कर ली गई थी। यानी भारत में शिला चित्र का जो ऐतिहासिक खोज है वो काफ़ी विश्व स्तरीय प्रसिद्ध है, क्योंकि अल्टीमीरा गुफा वैश्विक स्तर पर काफ़ी फेमस गुफा है शिला चित्र के लिए। और इसको खोजने से पहले ही भारत में शिला चित्र को आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा खोज लिया गया था, ठीक है। ये फैक्ट है जिसे हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वे कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में वर्णन किया गया है, जिन प्रमुख स्थलों को पीटी में विकल्प बना के या क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो 2-4 स्थलों का नाम आपको याद रखना है और वो किस जगह पे हमें मिलते हैं उसको याद रखना है। तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? एक है यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है। उत्तराखंड का लखुदियार एक स्थल है, उसको याद रखना है, वहाँ से हमें शिला चित्र के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के ये 3 स्थल हैं जिनके बारे में आपको जानना है। कुपगल्लू, पिकलीहल और तेक्कलकोटा। क्या नाम है? कुपगुल्लू, पिकलीहल और तेक्कलकोटा, ये स्थल है जहाँ से हमें शिला चित्र के अवशेष मिलते हैं। उसके अलावा क्या बताता है कि विंध्य और कैमूर पर्वत श्रृंखला, जो विंध्य और कैमूर की पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे हमें शिला चित्र के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं जो यूपी और एमपी में अवस्थित हैं। यूपी व एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो विंध्य और कैमूर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें बहुत सारे हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं शिला चित्र के। इसमें बहुत सारे स्थल हैं जिसमें जब सबसे फेमस स्थल जिसकी इन्होंने बात करी है वो है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में एक प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसमें इन्होंने भीमबेटका के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। तो वहाँ पे किस किस प्रकार के चित्र मिलते हैं, किस किस काल से वे संबंधित हैं, किन किन रंगों का उन्होंने प्रयोग किया है, किन किन विषयों का उन्होंने प्रयोग किया, इसका पूरा एक विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं आपको, ठीक है। आपको पीटी के दृष्टिकोण से इन स्थलों को याद रखना है और भीमबेटका का नाम याद रखना है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो भीमबेटका के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि वे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को एक यूएन से संबंधित एक एजेंसी है, यूनेस्को। और यूनेस्को की एक लिस्ट है जिसको कहा जाता है विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न समय समय पर लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए। तो वे विश्व विरासत स्थल है,
विश्व विरासत स्थल है, क्या है? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि यहाँ पे काफ़ी प्राचीन काल से चित्रकला हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और उसके विषय क्या नाम है, किस किस तरीके से प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, और इसके विषय विविध रहे हैं, इसके प्रयोजन विविध रहे हैं, और इसका महत्व विविध रहा है। यानी इसमें जो शिला चित्र मिले हैं वे काफ़ी लंबे समय से तक विकसित हुए, और इतनी सारी वहाँ पे गुफाएं हैं। भीमबेटका केवल एक गुफा नहीं, वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, और उन बहुत सारी गुफाओं में काफ़ी सारी गुफाओं में व्यापक चित्र मिलते हैं, और इसका अध्ययन विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया, और भांति भांति के इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनको अध्ययन आज भी जारी है। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन्होंने जिन भी रंगों का प्रयोग किया उसमें विविधता है, यानी लाल रंग का प्रयोग, हरे रंग का प्रयोग, ऐसे भांति भांति प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। दूसरे जो रंगों का प्रयोग इन्होंने किया है वह प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया है। प्राकृतिक रंग का मतलब कि उन्होंने पीले रंग के पत्थर से उठाया है, जो गेरू वर्ण होता है वह गेरू वर्णी मिट्टी से उठाया है, जो हरा रंग है उन्होंने पत्ती से उठाया है। इस तरीके से उन्होंने क्या नाम है जो भीमबेटका में जो चित्र मिले उस रंगों का प्रयोग किया है। उसके बाद उन्होंने जो चित्र बनाया उसके लिए जो कूंची प्रयोग की जाती है, जो ब्रश प्रयोग किया जाता है, वह भी प्राकृतिक जो बाल होते हैं, जंतु के बाल होते हैं, उसका उन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद जब उन्होंने जो चित्र बनाए हैं उस चित्र के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो चित्र हैं उन चित्रों में विविधता है। विविधता इन द सेंस कि भांति भांति के जंतु हैं, भांति जंतु, विषय विविध प्रकार के हैं। ठीक है, इस तरीके से जंतु भांति भांति बहुत सारे जंतु मिलते हैं। ठीक है, जिसमें वहाँ के जो प्राकृतिक परिवेश में पाए जाने वाले विविध प्रकार के जंतु थे, जो जंगली जंतु थे, उनके उदाहरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मानवों के हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। मानव को विविध प्रकार के रूपों में दर्शाया गया है, जिसमें व्यक्ति को डांस करते हुए, नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, व्यक्ति को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, एक व्यक्ति को घरेलू कार्य करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति में हमें श्रम विभाजन के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। श्रम विभाजन इन द सेंस क्या हुआ कि महिलाओं को घर का काम करते हुए दर्शाया गया है, जो पुरुष हैं उनको बाहर का काम करते हुए दर्शाया गया है। इससे व्यक्ति ये अनुमान लगाते हैं, इतिहासकार ये अनुमान लगाता है कि उस समय के व्यक्तियों में भी श्रम विभाजन की एक विकसित परंपरा सुविकसित रूप से स्पष्ट हो गई थी, जिसमें साधारणतः जो पुरुष थे वो बाहर का काम करते थे और महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य किया जाता था। इसमें श्रम विभाजन के साथ एक प्रकार का सामाजिक वर्गीकरण भी हमें दिखाई देता है पेंटिंग्स के माध्यम से। तो पेंटिंग्स में क्या है कि ज़्यादातर पुरुषों को स्टिक लाइक फॉर्म में दिखाया गया, यूं करके व्यक्ति की आकृति बनाई गई, यूं करके व्यक्ति को बनाया, यूं करके इस तरीके से चित्र बनाया गया। जैसे ये एक व्यक्ति हो गया, यूं करके ये स्टिक लाइक फॉर्म में चित्र बनाए गए। ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के चित्र ऐसे बनाए गए जिनको काफ़ी मोटा ताज़ा दिखाया गया, हट्टा कट्टा दिखाया। जैसे ये व्यक्ति हो गया और यूं करके उसको दिखाया गया, ऐसे करके यूं करके दिखाया गया, और इसको क्या नाम है, भांति भांति प्रकार के आभूषण वगैरह पहनाए गए। जैसे यहाँ पे गले में इसके माला पहना दी गई है। ठीक है, मैं अच्छे प्रकार के वस्त्र पहना गया है, तो जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये किसी प्रकार का कहीं का मुखिया रहा होगा। ठीक है, तो मनुष्यों को दिखाया गया है, जंतुओं को दिखाया गया है, श्रम विभाजन दिखाया गया है, और व्यक्तियों में सामाजिक वर्गीकरण भी एक प्रकार का दिखता है। इसके अलावा भांति भांति प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये हो गए विविध विषय। इसके बाद फिर विषय के बाद फिर प्रयोजन, जो प्रयोजन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, चित्रकला क्यों के तहत। तो यहाँ पे भी जो चित्र हैं वो उनको लेकर कई प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं कि इन चित्रों को क्यों बनाया गया। तो इसको लेकर क्या वो बताया गया है, ये मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो कारण को लेकर जब व्याख्या की जाती है तो ये कहा जाता है कि या तो व्यक्ति ने अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को अंकित करने के लिए बनाया, या तो व्यक्ति ने किसी प्रकार के धार्मिक दृष्टिकोण से बनाया। ठीक है, या फिर व्यक्ति ने अपने घर को सजावट के दृष्टिकोण से बनाया कि बाहर आने से लोगों को दिखाई दे। क्योंकि कई सारे चित्र ऐसे जगहों पर पाए गए हैं जहाँ पे व्यक्ति की पहुंच बहुत मुश्किल रही है। जैसे कि मान लीजिए छत के किसी कोने में चित्र को बनाया गया, वहाँ पे बनाने का उद्देश्य यही रहा होगा कि बाहर से कोई व्यक्ति आए तो उसको देखे और उसको एक तरीके का सुंदरता का एहसास हो। तो सौंदर्य पक्ष भी यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो चित्र हैं उनको जब देखा गया तो उन चित्रों में हमें भांति भांति प्रकार की लेयरिंग दिखती है।
लेयरिंग मतलब एक चित्र बना, फिर उसके बाद दूसरा चित्र उसके ऊपर बना दिया गया, फिर उसके बाद तीसरा चित्र बना दिया गया, ऐसे करके कई तरीके की लेयरिंग लगती हैं। तो लेयरिंग के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है उन लेयरिंग को या तो ऐसा हुआ होगा कि लोग एक जगह जानते होंगे, हर साल उसी जगह आते होंगे, दोबारा आके उन चित्रों को बनाते होंगे, यानी धार्मिक दृष्टिकोण हो सकता है, अनुष्ठानिक दृष्टिकोण हो सकता है। या फिर इसको इस तरीके से व्याख्यायित किया जा सकता है कि हो सकता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी द्वारा उस पर रंग किया गया हो, क्योंकि यहाँ पे जो अधिवास रहा है वो काफ़ी लंबे समय से रहा है। जैसे कि हमने कहा था ना, उच्च पुरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक उसका निवास रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे हमें चित्रों में प्रयोजन को लेकर भांति भांति प्रकार के दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो विविध विषयों के बारे में बात हो गई, प्रयोजन के बारे में बात हो गई, इसी से संबंधित उसका महत्व है। महत्व के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, दोबारा एक बार बता देते हैं। जो महत्व है, इसका सबसे बड़ा पहला महत्व क्या है कि हमें ये मानव जीवन के बारे में बताता है। मानव जीवन के बारे में हमें बताता है। मानव जीवन के भौतिक पक्ष के साथ, मानव जीवन के भौतिक पक्ष के साथ सांस्कृतिक पक्ष, संस्कृति को बताता है, यानी जीवन जीने की इसकी दशाओं को बताता है, उसकी सोच को बताता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो सोच और भावनाओं को बताता है, व्यक्ति की क्या भावनाएं रही होंगी उसके पीछे। ठीक है, मानव जीवन को, भौतिक सांस्कृतिक परिदृश्य को, सोच को, भावनाओं को, और इसके साथ फिर क्या नाम है, श्रम विभाजन के बारे में हमें पता चलता है। श्रम विभाजन के बारे में पता चलता है, सामाजिक वर्गीकरण के बारे में हमें पता चलता है। ऐसी भांति भांति प्रकार के हमें अनुमान पता चलते हैं। ठीक है, तो महत्व को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जा सकती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो मैं इंगित करना चाहूँगा कि इतिहासकारों में जो विवाद है जो महत्व को लेकर, कि उस समय के व्यक्ति का जो जीवन था वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, व्यक्ति के बाद अपना मनोरंजन करने के लिए, अपने सौंदर्यात्मक पक्ष को उभारने के लिए भी पर्याप्त समय मिलता था। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह हमारे इस काल की क्या है, शिलालेख हैं। जो शिला चित्र हमें दिखाई देते हैं, चित्रकला दिखाई देती है, उसके सौंदर्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। उस समय का मानव भी एक भली भांति सोचने वाला और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति था, और वह उस भावनाओं को अपने औजारों के माध्यम से, अपने उपकरणों के माध्यम से और अपने शिलालेखों के, शिला चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो महत्व के संदर्भ में इतना ही है। ठीक है, अब इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे पीटी के दृष्टिकोण से आप इसको क्या देखेंगे कि आप इसमें जो फैक्ट्स हैं उनको याद कर लेंगे। जो मेंस के दृष्टिकोण से आप इसके प्रयोजन को, विविध विषयों को, महत्व को याद रखेंगे। और आपको करना क्या है कि ये जो मेन हेडिंग से इनको याद करने के साथ जो मैंने कहानी बताई उसको ग्रास्प कर लेना, उसको अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि कई बार पीटी में संकल्पनात्मक पक्षों को भी पूछा जाता है, जिसके तहत वो फैक्ट ना दे के लाइन्स देते हैं, व्याख्यात्मक लाइन्स देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लिए हम ये पहले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब हम जो अगले सेशन में चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे, जिसका संबंध है सिंधु घाटी काल की कला से। तब तक के लिए बने रहिए ज्ञानपुर प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।